हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.3 को, और इसके सभी क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। देख लेते हैं इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन, इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है क्या है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इसमें क्या कहा गया है कि कुछ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं, अगर उसके रूट्स एग्जिस्ट होते हैं यानी कि उसका एग्जिस्टेंस है, तो उस केस में हम लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से उसका यानी रूट्स फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि एक नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट है उसमें दिया गया है 2x² - 7x + 3 = 0। तो हम पहले इसका क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो साइड में निकालते हैं या इधर ही निकाल लेते हैं। तो हियर हम कह सकते हैं कि ए कितना है, 2 है, ऐसे b कितना है, -7 है, और c देखें तो कांस्टेंट ऑफ 3 है। तो देयरफॉर अगर d निकालें तो इसका फार्मूला होता है -b² 4ac। इससे नेचर ऑफ द रूट पता चल जाता है। रूट्स यानी b² यानी -7 का होल स्क्वायर और -4, a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 3। इस तरीके से ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 24 और इस तरीके से 25 आया। तो डी का वैल्यू क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव अगर नंबर डी का होता है तो 2 डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट रियल रूट्स निकलते हैं। तो इसका तो रूट्स निकलने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग इसका रूट्स किस मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकालेंगे। यहाँ रूट निकलने वाला है क्योंकि ये पॉजिटिव है, पहले ही चेक कर लिए। अच्छा, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसका क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं कि इस स्टेप को यहाँ कांस्टेंट टर्म को उस तरह ट्रांसपोज कर लेते हैं, यानी RHS साइड ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा -3। फिर क्या करते हैं कि यहाँ जो x² का कोएफिशिएंट है उसका 1 बनाना पड़ता है, यानी कि यहाँ है 2 तो 1 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा कि हमको यानी कि इस तरफ भी और इस तरफ भी इक्वेशन के LHS साइड और RHS साइड यानी इसी के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। जैसे यहाँ अगर 1 रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 2 है तो ये 2 हटाने के लिए इसको भी डिवाइड करना होता है और इसको भी डिवाइड करना होता है, क्योंकि इक्वल चीज़ को 9 = 9 है तो इधर भी 3 से अगर डिवाइड करें इधर भी 3 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इक्वल ही रहेगा जो भी रिजल्टेंट होगा। जैसे कि ये 3 हो गया तो ये भी 3 हो जाएगा, तो इक्वल का इक्वल ही रहने वाला है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। वो लिख भी सकते हैं या तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो यहाँ लिखना ज़्यादा उचित होगा तो हम लिख देते हैं ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2। 2 से अगर डिवाइड करें तो ये वाला भी साइड, तो यहाँ देख लें कि जैसे कि 2x² है और -7x और =-3 है। इधर 2 से अगर डिवाइड करें तो यानी कि सब में 2 है, सब में 2, इसको टोटल में ही 2 लिखें ऐसे एक बार में। फिर इसको अगर 2x² ऐसे लिखना होगा, 7x/2 ऐसे लिखना होगा, -3 ऐसे लिखना होगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो यहाँ अगर बाई 2 ये 2 कैंसिल होकर क्या बचेगा, सिर्फ x², और इस केस में 7/2x हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा -3/2। फिर क्या करते हैं कि इसको a² और इसको -2ab के फॉर्म में दिखाते हैं, या तो a² + 2ab या तो a² - 2ab के फॉर्म में इसको पहले दिखा लेते हैं। ये हो जाएगा x², ये देखें तो 2 × a यही लेते हैं और b एक ऐसा नंबर लेते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके इतना ही आना चाहिए। अगर यहाँ 7/4 ले लें, ये कैंसिल होके इतना ही हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, = -3/2। ये देख रहे हैं कि ये a² हुआ, ये -2 है, ये a ही है, और ये हो जाएगा हम लोगों का b। लेकिन ये पूरा ये देख रहे हैं कि a + b² जो होता है, सॉरी यहाँ माइनस वाला है तो a - b² a² है प्लस यहाँ -2ab प्लस b²। तो ये देख रहे हैं कि ये तो दिख रहा है, यानी a² - 2ab हो गया, लेकिन ये प्लस b² यहाँ मिसिंग है, तो ये यही तो मेरा b है। अगर ये b² दोनों तरफ अगर जोड़ दें, जैसे 7/4 होल स्क्वायर को अगर इधर भी जोड़ दें उधर भी जोड़ दें तो क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इक्वल का इक्वल ही रहेगा जो भी इक्वेशन है। तो यहाँ अगर हम देखें, यहाँ लिख देते हैं ऑन एडिंग यानी कि 7/4 का होल स्क्वायर टू बोथ द साइड्स, यानी कि दोनों साइड में ये जोड़ने पर क्या हो जाएगा, देखते हैं कि ये तो x² रहेगा ही रहेगा और ये हो जाएगा -2 × x × 7/4 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये हो गया। तो इस साइड में भी बैलेंस करने के लिए हमको ये जोड़ना पड़ेगा 7/4 का होल स्क्वायर,
इस तरीके से अगले स्टेप में इसी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिख सकते हैं, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस ये b तो मेरा यही है, इस पर होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, -3/2 और प्लस 49/16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ x माइनस 7/4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 16 हो गया, ये 24 और प्लस ये 49। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये वाला तो स्क्वायर है ही, तो ये x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 25/16। अगर इसको स्क्वायर को अगर हटाएं तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ये वाला हटा के इसको क्या करेंगे, x माइनस जो भी है इधर x माइनस 7/4 को हटाएंगे तो ये 25/16 पे रूट आ जाएगा, और इस तरीके से x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 हो जाएगा। अब देयरफॉर x अगर इसको करेंगे तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी पहले से प्लस माइनस 5/4 है ही। इसका अगर कैलकुलेशन करें तो ऐसे कर सकते हैं कि ये 4 ये 7 प्लस माइनस 5 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग दो बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जो भी वैल्यू होगा तो आराम से हो जाएगा। क्या है, इधर हो जाएगा जैसे x का वैल्यू 7 प्लस 5 अपॉन होल अपॉन 4, 7 माइनस 5 होल अपॉन यहाँ 4 आ जाएगा ये, तो इक्वल टू 12/4, और ये हो जाएगा 2/4, और इस तरीके से इसका 3 वैल्यू हो जाएगा और इसका हाफ वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोगों के पास दो रूट है, एक रूट हो गया 3 और दूसरा रूट हो गया हाफ, और ये किस मेथड से हम लोग फाइंड आउट किया है, तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये है फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन की तरह इसका भी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड आउट कर लेंगे, उससे क्या हो जाएगा, यानी कि नेचर ऑफ द रूट्स पता चल जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या कर सकते हैं कि ईयर इन मतलब इस केस में a हम लोगों का 2 है, b इक्वल टू 1 है और c इक्वल टू -4 है। यहाँ ये रहा -4, तो इस तरीके से देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू है 1 का स्क्वायर -4 इंटू a और इंटू c है -4, तो 1 माइनस माइनस प्लस ये 32 हो जाएगा, तो ये 33 हो गया। तो d का वैल्यू देख रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर में है, तो इट मीन्स के इस इक्वेशन का जो भी रूट निकलेगा वो यानी कि डिफरेंट टू रियल रूट्स निकलेगा। तो अब इसी को पहले हम मिटा लेते हैं, उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से अभी जैसा कि हम बताएं कि ये वाला जो कांस्टेंट टर्म होता है उस तरफ ले जाते हैं RHS तरफ, तो ये हो जाएगा इस तरीके का। फिर क्या करेंगे, दोनों से ये एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से दोनों यानी कि इक्वेशन के दोनों साइड LHS और RHS साइड हम लोग डिवाइड करते हैं, तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग यानी कि बोथ द साइड्स बाय, किसे डिवाइड करेंगे 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हम लोगों का एक्स स्क्वायर, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा x/2, और इधर इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 2। तो इस तरीके से अगले स्टेप में इसको हम लोग a स्क्वायर दिखा देते हैं, इसको 2 इंटू ab दिखाएंगे। तो a तो मेरा यही है, और b ऐसा एक नंबर लेंगे जो कैलकुलेशन करने के बाद ऐसा ही हो जाए। तो यहाँ अगर 1/4 ले लें तो 2 से 2 टाइम्स मतलब कि 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x/2 ही बचेगा, ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये हो गया 2। और इस तरीके से फिर अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस ये हो गया 2ab। तो अब इसमें क्या मिसिंग है, एक b स्क्वायर। अगर b स्क्वायर इसी को ऐड कर दे दोनों तरफ तो ये कंप्लीट एक स्क्वायर हो जाएगा इधर का नंबर। तो यहाँ लिखते हैं कि ऑन एडिंग क्या इसको ऐड करेंगे 1/4 होल स्क्वायर को हम लोग यहाँ ऐड करेंगे, ऑन एडिंग इतने 2 बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स ये जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे 2 इंटू एक्स, जो भी इधर नंबर है इसके स्क्वायर को इधर जोड़ देते हैं, और फिर इधर जो 2 है 2 में भी इसके स्क्वायर को जोड़ देते हैं। इस तरीके से फिर इसका कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जो भी होगा वो यहाँ लिख देंगे या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, तो ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला अगर देखें तो इस तरीके का हो जाएगा, ये x प्लस स्क्वायर रहने देते हैं, इधर दोनों को ऐड करते हैं, ये हो गया यानी कि 33/16।
16, तो इतना इक्वल टू इतना हो गया। अगर इधर स्क्वायर को हटाएं तो इधर क्या हो जाएगा, RHS तरफ रूट हो जाएगा। तो यहाँ x दूसरे स्टेप में, अगले स्टेप में लिखेंगे इक्वल टू, ये रूट में आ जाएगा 33/16। तो ये जो भी होगा प्लस माइनस में इसका वैल्यू निकलेगा जो भी होगा। तो यहाँ हम x + 1/4 इक्वल टू लिख सकते हैं कि ये 33 प्लस माइनस में आ गया और ये 16 तो 4 आ गया। ठीक, तो इसके आगे ही हम क्यों ना लगा लें ऐसे कि ये इसका तो नहीं निकला, इसका आ गया। अब देयरफॉर अगर x कहें क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो गया, प्लस माइनस ऑलरेडी है ही 30 यानी √33/4, और यही वैल्यू हो गया। अगर इसको इस तरीके से लिख दें 4 - 1 प्लस माइनस ऐसे, तो इसी में दो वैल्यू हो गया, -1 प्लस √33/4 या तो -1 - √33 होल/4, यानी कि इसका दो वैल्यू यहाँ रूट निकल गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। अब देखते हैं इसी के अगले क्वेश्चन को। ये था फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। ये रहा फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। क्या है, 4x² + 4 √3x + 3 = 0। ये देख रहे हैं कि इस तरीके का है। तो यहाँ हम लोग अगर a, b और c देखें तो a हम लोगों का 4 है, b अगर देखें तो 4 √3 है, इसमें साइन को भी लेना है, और c = देखें तो 3 है। तो देयरफॉर d का अगर वैल्यू देखें तो b² - 4ac हो जाएगा। तो b क्या है, 4 √3 इसका स्क्वायर -4 a का 4 और c का क्या वैल्यू 3, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 48। इस तरीके से वैल्यू क्या आ गया, 0। यानी कि d अगर 0 हो जाए तो इस केस में दो इक्वल रियल रूट्स निकलते हैं। ये नेचर तो पता चल गया, इसके जो रूट होंगे उसका नेचर पता चल गया कि वो इक्वल रूट्स होंगे और वो भी इक्वल। अब देखते हैं इसी मेथड से निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें कांस्टेंट टर्म को RHS तरफ ले चलते हैं, ये रहा, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट x² के कोएफिशिएंट से इक्वेशन के दोनों साइड यानी LHS और RHS साइड को डिवाइड करेंगे। तो ऑन क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन लिखना चाहिए लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय क्या लिखेंगे, 4। तो 4 से अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ क्या बचेगा हम लोगों का, x² और प्लस हो जाएगा √3x = -√3/4। अब क्या करेंगे, तो इसको a² हम यहाँ दिखाएंगे कि ये a² है, ये 2 है इंटू a, तो मेरा यही है। और अगर b दिखाएं, यहाँ क्या लिख दें कि ऐसा हो जाएगा √3। तो अगर इसको √3/2 दिखाएं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x √3 बचेगा। तो ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसको इधर रहने देंगे ऐसे। फिर इसमें क्या करेंगे कि ये तो 2ab है, ये मेरा b, अगर इसी के स्क्वायर को दोनों साइड आप जोड़ दें तो इधर कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ नाउ ऑन क्या करेंगे, एडिंग √3/2 होल स्क्वायर टू बोथ द साइड्स, दोनों तरफ जोड़ते हैं इक्वेशन के दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा x² तो है ही +2 × x × √3/2 है। अब प्लस इसमें जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को, क्या जोड़ना होगा, √3/2 के होल स्क्वायर, और इधर भी हम लोगों को यही जोड़ना पड़ेगा जो भी है ये प्लस √3/2 के होल स्क्वायर को जोड़ना होगा। इस तरीके से देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा a² + 2ab + b² हो गया। तो अब इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिख लें तो इस तरीके का होगा ये। और अगर इधर देखें तो जो भी है ऐसे लिख के इसको प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक, तो यहाँ क्या था, यहाँ थोड़ा सा हम मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ √3 नहीं था, सिर्फ 3 है, -3 हो जाएगा, ये होगा -3, इसमें ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा -3/4। तो इस तरीके से यहाँ हो जाएगा हम लोगों का -3/4 और ये रहा हम लोगों का -3/4। ठीक, और इस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ टोटल ये दोनों कैंसिल होकर 0 बचेगा। तो x + √3/2
इक्वल टू ये तो हो गया 0, ये इधर स्क्वायर रहने देते हैं। अब अगले स्टेप में अगर इसको मिटा के देखें तो क्या करेंगे, इस केस में तो जानते ही हैं कि 2 इक्वल 0 निकलता है, लेकिन यहाँ क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू आया 0, अब क्या करेंगे, स्क्वायर को इसमें अगर हटा दें तो यहाँ 0 में रूट आएगा। ऐसे सपोज कि ऐसा आएगा तो जो भी इसका वैल्यू आता है तो प्लस माइनस में आता है, तो जो भी प्लस माइनस में आएगा तो 0 ही आएगा। 0 का अगर ये स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो वैसे ऐसा लिखा नहीं जाता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिसका जैसे कि अगर 0 इंटू 0 ही करते हैं तो 0 होता है, तो ऐसा तो हम कह सकते हैं कि इसमें 0 आया होगा। प्लस में अगर माइनस में अगर किए होंगे ऐसे 2 बार तो एक माइनस में आया होगा, तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहाँ प्लस और ये प्लस ऐसे शो कर दिए, तो यहाँ मैथमेटिकली ये रॉन्ग नहीं होगा अगर ये किया जाए। तो इस तरीके से हम यहाँ तो प्लस माइनस 0 कर सकते हैं, यानी प्लस माइनस 0 दिखा सकते हैं, लेकिन रूट में नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट इसको दिखा दिए। कैसे दिखाएं वो पता चल गया। देयरफॉर एक्स अगर करेंगे तो यही रूट ये वाला इधर जाएगा माइनस में, और प्लस माइनस एक बार 0 हो जाएगा। तो एक बार प्लस करने के बाद 0 प्लस करने, जैसे कि ये अगर इसी को 2 बार लिखें, एक बार प्लस 0 और माइनस √3/2 एक बार माइनस 0, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, वही का वही होगा, ये भी वही है। और इसमें अगर देखें तो क्या होगा, इसमें भी वही रहेगा। तो ये 2 इक्वल 0 हो गया। वैसे तो हम लोगों को x का वैल्यू ऐसे ही निकाल देना चाहिए था, -b/2a, यही 2 बार ऐसे करके निकाल देते दोनों यानी रूट को, लेकिन यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही निकालना था, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसीलिए हम लोग ये मेथड का यानी यूज करके इसका वो किए, यानी रूट्स को फाइंड आउट किए। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन यानी वो है चौथा, यानी 4th नंबर क्वेश्चन। यह है 2x² और प्लस x और प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी हम लोग पहले डिस्क्रिमिनेंट देख लेंगे। हियर a क्या है, 2 है, b x का कोएफिशिएंट 1 है और c कांस्टेंट टर्म +4 है। तो देयरफॉर अगर d देखें तो d का वैल्यू b² - 4ac, तो b मेरा है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, तो यही है, c का वैल्यू ये आ गया, तो 1 - 32, और इस तरीके से हम लोगों का 31 माइनस में आ गया। ये यहाँ d का वैल्यू क्या आ गया, माइनस में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि d का जब वैल्यू माइनस में आता है तो कोई भी रियल रूट्स इसके नहीं होते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि सिंस यानी कि d जो है 0 से छोटा है, ऐसा कह सकते हैं। देयरफॉर द इक्वेशन हैज़ नो एनी रियल रूट्स। ठीक, ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो द इक्वेशन विल हैव नो, ऐसा भी लिख सकते हैं कि विल हैव नो एनी रियल रूट, कोई भी रियल रूट इसका नहीं होगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं इसके बारे में। तो इस तरीके से हम 1 नंबर को सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं यानी कि एक्सरसाइज 4.3 के दूसरे नंबर के क्वेश्चन को। तो वो दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो ऊपर में जो 2 नंबर में कहा गया है कि जो 1 नंबर में जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, जितने भी इक्वेशंस का रूट्स निकाले हैं, अब इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके वो उसका निकालना है रूट्स। तो पहला है 2x², तो हम पहले ही डिस्क्रिमिनेंट निकाल चुके हैं। तो 4th क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आया था, तो उसका हम लोग नहीं निकालेंगे, और ये सब का हम लोग डायरेक्ट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ इसको लिखना चाहेंगे कि हियर, इसको अगर सॉल्व करना है तो a लिख लेते हैं, पहले 2 है, b लिख लेते हैं -7 है, और c लिख लेते हैं 3 है। ये है इसका सॉल्यूशन में, a इतना है, b -7 है और c इतना है। तो नाउ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम क्या कर सकते हैं कि x इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस √d, यानी कि यही हो जाएगा b² - 4ac होल अपॉन 2a, ये कर सकते हैं। तो इक्वल टू फिर ये -b का वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, -7 ही है, प्लस माइनस
ये b का वैल्यू क्या है -7 है, तो -7 होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। और माइनस है 4 ए का वैल्यू है 2, सी का वैल्यू है 3, होल अपॉन क्या डालेंगे यहाँ 2, और ए का वैल्यू क्या है हम लोगों के पास 2 है, 2 लिख दिया। अब देखते हैं तो इधर 7 हो जाएगा प्लस माइनस, अगर देखें इसका तो 49 माइनस 44 हो जाएगा, इस तरीके का आया। सॉरी 24 हो जाएगा, और इस तरीके से ये 4 हो गया, ये 7 प्लस माइनस ये 25 रूट में है, और फिर ये प्लस माइनस ये 5 हो जाएगा और इक्वल टू 4 है होल अपॉन 4। और एक बार हम लोग 7 प्लस 5 होल अपॉन 4 लिखेंगे, और 7 माइनस 5 एक बार ये लिख सकते हैं। और इस तरीके से इसका 3 वैल्यू आ जाएगा, इसमें जाएगा 2 होगा 2 अपॉन यानी 4, तो यानी हाफ हो जाएगा। इस तरीके से 2 रूट हम लोगों का ये निकल गया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ये थोड़ा सा इजी होता है, और किसी भी तरह की इक्वेशन का ये इसमें निकालने में प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी इसमें अगर कांस्टेंट टर्म रूट वगैरह सब में भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, 2 का दूसरा ही कर सकते हैं। इसमें 2 का दूसरा हम लोगों का था 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ABC तो पता ही है हम लोगों को यहाँ, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक, जस्ट अ सेकेंड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रहा फार्मूला। अब इसमें सबका वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ वैल्यू क्या है, एक है 2, b है 1 और c है -4, तो यही सब वैल्यू इसका रखेंगे। तो b का वैल्यू हम देख रहे हैं 1 है, और माइनस तो लगेगा ही, प्लस माइनस ये 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू सी, तो यही है, और होल अपॉन क्या लिखेंगे 2 इंटू, और a का वैल्यू है 2। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ देखें तो -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1, ये हो गया 4, -1 प्लस माइनस ये रूट में आ जाएगा 33, और ये आ गया 4। तो यही हो गया 2। इसी को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, प्लस रूट 33 होल अपॉन 4 और -1 माइनस रूट 33 और माइनस रूट 33 होल अपॉन 4। तो इस तरीके से 2 बार लिख दिया। तो यही आया था हम लोगों के भी 2 रूट्स कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, और यहाँ भी वही देख रहे हैं। तो अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसका तीसरा क्वेश्चन है, चौथे में तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नंबर में आ गया था, तो उसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा, तो उसका फाइंड आउट भी हम लोग नहीं करेंगे। ये तीसरे में तो निकला था डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव नंबर था, इसीलिए हम लोग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो होता है होल अपॉन 2 ऐसे, माइनस b का वैल्यू यहाँ तो लिखे नहीं है, हम पहले लिख लेते हैं। a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू है 4√3, और c का वैल्यू क्या देख रहे हैं +3 है। यहाँ b का वैल्यू हम 4√3 रखेंगे, प्लस माइनस यहाँ b का वैल्यू 4√3 होल स्क्वायर ऐसे देंगे। 4 a का वैल्यू है हम लोगों के पास 4, और c का वैल्यू है 3, होल अपॉन क्या डालेंगे 2 इंटू, और a का वैल्यू है 4, तो 4 रखेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों के पास कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 48 हो गया, ये भी 48 हो गया, और ये 8 हो गया। इस तरीके से अगर देखें तो ये वाला क्या हो जाएगा, -4√3 प्लस माइनस इधर 0 वैल्यू आ गया, और ये 8 आ गया। अगर इसको देखें तो एक बार +0 और एक बार देखें एक बार -0। अच्छा, प्लस भी 0 करेंगे तो वही रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, सॉरी यहाँ भी प्लस दिखाए हैं, तो ये ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो ये रहा ये, और ये रहा ये, दोनों केस में ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ -√3/2, और ये भी -√3
3/2, ये 2 ज़ीरोज़ हम लोगों के पास आ गया। तो इस तरीके से हम तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और लास्ट वन जो है उसका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव नंबर में है, तो इसीलिए उसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, तो उसका हम लोग नहीं निकालेंगे। इस तरीके से 2 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो भी इक्वेशन दिए गए हैं उस इक्वेशन के क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। तो देखते हैं क्या है वो रूट्स। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ये ऐसा लिखा गया है। तो उसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। x - 1/x = 3 और फिर x इक्वल नॉट इक्वल टू 0 के बराबर दिखाया गया कि वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि x नीचे है और नीचे 0 हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि नीचे अगर 0 लेते हैं तो वो बहुत बड़ा सा नंबर हो जाएगा, या तो नॉट डिफाइंड ऐसा भी कहते हैं उसको। खैर पहले इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में पहले इसको बना लेते हैं। तो ये x² और ये रहा 1 और इक्वल टू 3। इसमें ये मेंशन नहीं किया गया है कि किस मेथड से, तो हम लोग किसी भी मेथड से इसको निकाल सकते हैं। तो ये x² - 3x और ये रहा -1 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन हम लोगों का। अब क्या करेंगे, इसमें देखते हैं कि यहाँ हियर ए क्वाड्रेटिक फार्मूला का ही यूज करते हैं तो अच्छा रहेगा। ए हो गया, ये बी हो गया -3 और सी देख रहे हैं -1 हो गया। और इस तरीके से बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिख सकते हैं x इक्वल टू ये चीज़ लिख सकते हैं। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकाले बगैर, क्योंकि अगर यहाँ कुछ होगा तो बाद में हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि नहीं आएगा, अगर निगेटिव नंबर यानी कोई इमेजनरी नंबर वहाँ आ रहा है तो। खैर तो यहाँ इस केस में b का क्या है वैल्यू, b का है -3, तो -3 इसका रखते हैं। तो ये रहा -3 होल स्क्वायर -4 इंटू ए का क्या है वैल्यू 1 है और c का क्या है वैल्यू -1 है, तो यहाँ -1 इसका ले लेते हैं और होल अपॉन क्या लिखेंगे 2 इंटू ए का क्या है वैल्यू 1 है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 3, ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 4 और ये होल अपॉन 2 ऐसे। तो 3 प्लस माइनस ये √13/2। तो यही 2 रूट्स आ गया, देख सकते हैं। एक बार 3 प्लस √13 होल अपॉन 2 और एक बार क्या लिखेंगे 3 माइनस √13 होल अपॉन 2। तो ये 2 रूट्स यहाँ हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब देखते हैं इसी में एक और क्वेश्चन है, यानी कि 3 का सेकंड यानी थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1/x + 4 - 1/x - 7 इक्वल टू 11/30 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू -4 और 7। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ -4 होगा x का वैल्यू तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ अगर 7 हुआ तो 7 में 7 को माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड में आ जाएगा। तो इसीलिए वहाँ x का वैल्यू ये नहीं है, ऐसा मेंशन किया गया। तो पहले इसको क्या करते हैं, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको लाते हैं पहले। तो ये हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम हम लोग ऐसे गुना में लिख देते हैं, फिर इससे टोटल को डिवाइड करते हैं तो ये वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा, इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया। फिर इससे पूरे टर्म में यानी कि जो भी है यहाँ इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये x + 4 × 1 करेंगे तो कुछ इस तरीके का होगा, और फिर 11/30 रह जाएगा। फिर यहाँ x - 7 ब्रैकेट रिमूव अगर करेंगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा x और प्लस माइनस -4, और ये अगर गुना करें तो क्या हो जाएगा x² - 7x + 4x प्लस माइनस -28, ये हो जाएगा 11/30। अब ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से क्या हम लोगों के पास बचेगा -11 और यहाँ x² और यहाँ देखें तो ये हो जाएगा -3x - 28 और ये हो गया 11/30। ये हो गया, ऊपर ऊपर कैंसिल, नीचे नीचे भी कैंसिल होता है। तो हम 11 कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा x² - 3x
-28 इक्वल टू ये हो जाएगा -30, क्योंकि इसको इससे किए हैं और इसको इससे किए हैं, तो ये +1 से किया है, इसको मैंने। अच्छा, फिर क्या करेंगे, x² - 3x, ये है 28, ये वाला इधर आएगा तो 30 हो जाएगा, +30। इस तरीके से x ये हो गया +2, ये हो गया हम लोगों का फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से हम लोगों को यानी कि रूट्स फाइंड आउट करना होगा। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, या तो दूसरे मेथड से अगर करें तो ऐसे, या तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक अगर फार्मूला का हियर ए कितना हो गया 1, b - 3, अगर c देखें तो 2 हो जाएगा। और नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू, ना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप ऐसे लिख सकते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू क्या -b, और ऐसे ये लिख सकते हैं होल अपॉन 2a, ये हो जाएगा। -b का वैल्यू क्या है -3 है, प्लस माइनस अगर ये b का देखें तो -3 होल स्क्वायर और -4, a का 1 है और c का वैल्यू 2 है, होल अपॉन 2 इंटू 1 हो जाएगा, ये हो गया 3, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके का हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर देखें तो यहाँ जगह नहीं है, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, इसी को 3 प्लस माइनस और ये हो जाएगा 1 और ये होल अपॉन 2, तो 3 + 1 होल अपॉन 2 और एक बार 3 - 1 होल अपॉन 2 ऐसे, तो ये 4/2 और ये 2/2 और इस तरीके से ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये दो रूट्स हम लोग निकाल लिए इस इक्वेशन के भी, ये दो रूट्स हैं। तो इस तरीके से ये इसमें दो ही क्वेश्चन दिए गए थे। अब यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन से यहाँ सब वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें दिए गए हैं, तो 1 बाय 1 हम लोग करेंगे 4 से 11 तक। तो अब देखते हैं ये चौथा क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.3 के 4th नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो चौथा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स इज इन ईयर्स 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज़ 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। इसमें यह कहा गया है कि रहमान्स एज जो है, रहमान्स के जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज मान लेते हैं कि वो x years है, ठीक, मान लेते हैं ऐस। और इसमें यह कहा गया कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years एगो, 3 साल पहले इसकी आयु क्या हो जाएगी, तो x - 3 ये, और फिर कहते हैं कि 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ, और 5 साल बाद इसकी आयु तो x + 5, तो यही दोनों एज का रेसिप्रोकल का सम क्या है, वो सम है 1/3। यानी कि अगर इसका यानी 3 years पहले रहमान्स के प्रेजेंट एज के 3 साल पहले के एज का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा इसका अगर कर दे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को ये डिनोमिनेटर बना दें। ये अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में इसको अगर लिख लिया जाए तो इसका क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, तो वो रेसिप्रोकल कहलाता है। तो ये रेसिप्रोकल और ये रेसिप्रोकल यानी 5 साल बाद जो उसकी आयु हो जाएगी, ये दोनों का रेसिप्रोकल का सम दिया गया है 1/3। अब इसी से इसके आयु को हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन को नहीं पढ़ लिखते नहीं है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका 4 नंबर का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा, मान लेते हैं कि लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी x years, मान लेते हैं कि ये प्रेजेंट एज है रहमान के। देन फ्रॉम क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देन फ्रॉम क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका जो 3 साल पहले की आयु है, इसमें लिखा गया है कि रहमान्स एज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years एगो, 3 साल जो पहले इसकी आयु है ये है x - 3 हो जाएगा, और 5 साल बाद जो इसकी आयु है एंड 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ, अभी से 5 साल बाद की आयु में 5 years को जोड़ना होगा। यही दोनों एज का रेसिप्रोकल का सम क्या दिया गया है 1/3। तो फ्रॉम देन फ्रॉम क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 इक्वल टू 1/3। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही है। अब इसको क्या करते हैं, यानी कि इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो ये x - 3 to x + 5, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ x + 5 हो जाएगा, अब प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा x - 3, प्लस साइन है तो वैसा ही रहेगा, इसको ब्रैकेट में देना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये हो गया
1/3। फिर क्या करेंगे, इसी को दूसरे स्टेप में इसको लिखेंगे, ये x और ये x क्या हो जाएगा 2x, और ये 5 में 3 माइनस हो जाएगा +2 होगा, और होल अपॉन क्या लिखेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये हो जाएगा x² + 5x, और ये हो गया -3x -15, और उसके बाद बच गया 1/3। अभी ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं, तो एक बार अगर इसको ऐसे ही लिख लें और इसको लाइक टर्म का ये प्रोसेस अगर कर लें, 5x में 3x माइनस हुआ तो +2x -15 = 1/3। अगले स्टेप में इसको क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको पहले इससे कर लेते हैं, x² + 2x -15 और इक्वल टू इसको अगर करें तो 6x + 6 हो जाएगा। ये लाइन देख सकते हैं, ये वाला। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 4 नंबर का ये, तो ये x², ये रहा x² और ये 2x, सारे उस टर्म को यानी RHS साइड जो भी है सब इधर ले आते हैं, तो +2x -15 है इधर, और ये हो जाएगा -6x और -6 = 0। इस तरीके से फिर क्या करेंगे, तो ये x² रहने देंगे, लाइक टर्म का प्रोसेस अगर करें तो ये हो जाएगा 4x और ये 21 हो जाएगा, -21 = ये। अब क्या करेंगे कि ये आगे और पीछे को मल्टीप्लाई, यानी कि x² के कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 ही आ जाएगा। 3 7 21, 3 × 7 से, यानी कि इस मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि 3 7 से ये 4x को कंप्लीट करना है, तो ये 3x इधर है, 7x इसी से हम लोगों को कंप्लीट करना होगा 4x। तो 7x में अगर 3x को माइनस कर दें तो हो जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस को इस तरीके से अरेंज करना होगा। अगर 7x को माइनस में और प्लस में अगर 3x को शो कर दें तो ये आराम से हो जाएगा। तो फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये दोनों टर्म में यानी कुछ कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन आ जाएगा हम लोगों का x, तो ये x -7 होगा, और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा 3, तो यहाँ x -7 बचेगा। तो इस तरीके से फिर अगले स्टेप में यहाँ से अगर ये दोनों पार्ट में देखें तो x -7 है, ये कॉमन ले लिए, तो ये x + 3 हो गया। अब दो फैक्टर हैं तो दोनों फैक्टर को क्या करेंगे, ये एक बार इसको = 0 लिख देते हैं, तो यहीं करते हैं x -7 = 0। एक बार इसको लिखते हैं x प्लस बारी बारी से 0 के इक्वल कर दिए, तो देयरफॉर x, इस तरीके से x 7 आ गया एक रूट, और दूसरी तरफ अगर देखें तो x -3 आ गया। तो यहाँ x 7 भी आया है, -3 भी आया है, तो यहाँ तो हम लोग एज माने हैं x को, तो एज कभी भी निगेटिव नंबर नहीं होता। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, सिंस एज कांट बी अ निगेटिव नंबर, कभी भी एक निगेटिव नंबर नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो देयरफॉर रहमान्स प्रेजेंट एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x ईयर्स तो माने ही थे हम लोग, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के लिए हम लोग ये 7 को ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 ईयर्स हम लोगों का। देख सकते हैं ये 7 ईयर्स हम लोग लिख दिए स्टेटमेंट, क्योंकि एज को कभी भी हम लोग माइनस में नहीं ले सकते। माइनस में एज नहीं होता कि ऐसा कि रहमान्स का एज -7 ईयर्स -30 ईयर्स, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो उसको अवॉइड करते हैं नेगेटिव नंबर को एज के लिए। अच्छा, अगला देख लेते हैं, इसी एक्सरसाइज 4.3 के 5वें क्वेश्चन को अब पढ़ते हैं। 5वां है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. ये निकालना है हम लोगों को। क्या कहा गया कि एक टेस्ट है क्लास टेस्ट, उसमें जो शेफाली का मार्क्स है मैथमेटिक्स और इंग्लिश का कुछ इस तरीके का है, मैथ्स का और एक है इंग्लिश का, ये दोनों सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ है, और दोनों का सम जो है यानी कि ये जितने मार्क्स लाई है उसका सम है 30, यानी मैथ में और इंग्लिश में दोनों में मिला के। यहाँ लिखा हुआ है कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30। तो अगर मैथ में हम x मान लें तो दूसरे में क्या मानना होगा, 30 - x, ये तो मानेंगे ही। अब आगे क्या कहा गया है कि अगर 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में अधिक आता, तो ये तो अभी x आया है, 2 मार्क्स अगर अधिक आता तो कितना मार्क्स होता है, x + 2। फिर कहते हैं हम कि और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में अगर 3 मार्क्स कम आता, तो अभी तो मार्क्स ही है, इसमें 3 मार्क्स इसमें भी माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यू मार्क्स, इसका 27 - x हो जाएगा। ये न्यू वाला है ये दोनों। अच्छा,
तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तब ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ये न्यू मार्क्स का वो 210 के बराबर होता है, यानी कि x+2 और इंटू अगर 27 माइनस एक्स करते तो वो 210 आता है, यानी 210। फाइंड हर मार्क्स इन द टू सब्जेक्ट्स, तो दोनों सब्जेक्ट्स में उनका जो मार्क्स है ऑब्टेन्ड मार्क्स वो फाइंड आउट करना है। तो शेफाली जो ऑब्टेन की है मार्क्स उसका पहले मान लेते हैं, दोनों का सम तो दिया गया है 30, तो एक का x मान लेंगे, दूसरे का 30 माइनस एक्स, आराम से हो जाएगा। लेट शेफालीज ऑब्टेन मार्क्स इन मैथ्स, मान लेते हैं कि मैथ्स में उसका x मार्क्स है, इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश क्या हो जाएगा, इक्वल टू 30 माइनस एक्स, इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसीलिए इसको ऐसे लिखे हैं कि अगर ये मैथमेटिक्स में अगर उसका x मार्क्स है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इंग्लिश में जो उसका मार्क्स होगा 30 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 30 दिया गया था। ठीक, अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन कि अगर उसका मार्क्स मैथ में कितना आता, मैथ में हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स अधिक आता उसका और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस, यानी कि मोर एंड मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में उसका 3 मार्क्स लेस यानी कम आता, तो दोनों का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, यानी कि इसका प्रोडक्ट, ये तो प्रोडक्ट है ही। तो इस तरीके से फिर फाइंड हर मार्क्स इन टू सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट्स का मार्क्स निकालना होगा। तो ये पता ही है आप लोगों को, जैसे कि मार्क्स जब भी होता है पॉजिटिव नंबर में होता है, 30 में 3 या 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210 ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 27x एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 54, और फिर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2x इक्वल टू 210। फिर अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म को शायद यहाँ आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो इधर लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये रहा, और ये 27x में ये 2x को अगर माइनस कर दें, ये दोनों लाइक टर्म को का प्रोसेस अगर करें तो प्लस 25x हो जाएगा, और फिर यहाँ कांस्टेंट टर्म प्लस 54 है, और ये 20 यानी 210 को इधर अगर कर लें तो माइनस में हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा यहाँ, यानी इस टर्म को हम लोग इधर लाए हैं RHS को LHS तरफ। तो फिर देखते हैं क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ तो लाइक टर्म में यही दोनों है, ये दोनों का प्रोसेस अगर करें 210 में 54 माइनस हो जाएगा 156 हो जाएगा, ऐसे इक्वल टू 0। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो -1 अगर कॉमन ले तो सबका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, या माइनस ही अगर कॉमन ले तो हो जाएगा यस। अच्छा, ये करते क्या है इस जगह ज़रा सा देख लें, कई स्टूडेंट सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। जैसे -1 को अगर हम कॉमन ले लिए, तीनों चीज़ में अगर कॉमन चीज़ रहता है तो वो हमेशा 1 रहता है, कहीं भी अगर किसी भी इक्वेशन में अगर हम लोग 1 को कॉमन ले सकते हैं, कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखें तो ये माइनस यहाँ है तो यहाँ माइनस प्लस माइनस हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका चेंज हो जाता है, ये 25x यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसको करके देख सकते हैं, ये ऐसे ही होगा। ठीक, अब फिर ये -1 को हम लोग यहाँ अगर डिवाइड में 0, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इधर 0 ही हो जाएगा। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना नहीं लिखते हैं ये कि, लेकिन सबका साइन चेंज हो जाता है, साइन आगे में चेंज करके ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये आगे वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर वाला, ये हमेशा पॉजिटिव में रखें तो बेहतर होता है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 25x, और ये प्लस 156 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो इसी का इसको और इसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसके बाद मिडिल टर्म को उसी प्राइम फैक्टराइजेशन से कंप्लीट करना होता है। तो खैर देख लेते हैं कि 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करें। 2 से करते हैं, तो इतना हुआ, तो हमको 25 पूरा करना है, तो यहाँ कैसे होगा, ये हो गया और ये हो गया, 12 और 13, यानी कि 12x और 13x से हो रहा है। यहाँ 13 तो 13 है ही, ये तीनों गुना किया, 3 2 2 6 और 6 2 12, तो 12x और 13x को अगर प्लस करते हैं 25 होता है, लेकिन वहाँ साइन तो क्या है, साइन एक्स स्क्वायर
और ये 12x और इसको 13x अगर बना दें तो कोई दिक्कत नहीं है, 156 इक्वल टू 0। और अगले स्टेप में ये दोनों में कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा, और इसमें अगर 13 कॉमन लें तो ये x माइनस 12 हो जाएगा। ये अगर गुना करेंगे तो उतना ही होगा। फिर अगले स्टेप में देखते हैं कि x माइनस 12 दोनों में है, तो x माइनस 12 कॉमन ले लिए तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो बारी बारी से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 12 इक्वल टू 0, ये रहा 0, और फिर दूसरी बार x माइनस 13 इक्वल टू 0। इस तरीके से x का वैल्यू क्या आ गया, इधर 12 आ गया, और इधर देखें तो x का वैल्यू 13 आ गया। तो यहाँ जो देख रहे हैं x का वैल्यू 12 है, एक 13 है, तो दोनों पॉजिटिव में है। तो इट मीन्स कि हम जो मैथ में इसका मार्क्स क्या माने हैं, x माने हैं, तो x दोनों ले सकते हैं। तो देखते हैं बारी बारी से लेके क्या होता है। अगर x ये मैथ में अगर 12 लें, जैसे कि मैथ्स में अगर 12 लें, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, जब इंग्लिश में ऑप्टेंड मार्क्स 30 में उसका x माइनस था, तो 30 में x माइनस 12 करेंगे 12 तो 18 हो जाएगा। ये हो गया, यानी कि 12 और 18 एक आंसर हो जाएगा। दूसरा, अगर ये पहला केस था, दूसरा अगर मैथ्स में हम लोग अगर 13 लें, ये 13, तो इंग्लिश का मार्क्स ऑप्टेंड मार्क्स क्या हो जाएगा, इंग्लिश का हो जाएगा 30 में वो माइनस x करेंगे तो आराम से निकल जाएगा। 30 माइनस 13 अगर करें तो ये 17 हो जाएगा। तो एक आंसर 13 और 17 हो जाएगा, दूसरा आंसर 12 और 18 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ये देख सकते हैं कैसे हुआ, हैंस ऐसे लिख सकते हैं, जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है उसी तरीके का बना के बाद में फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट, हैंस हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स आर, ये क्या लिखेंगे, 12 लिए थे तो 18 आया था, 12 एंड 18, और ऐसे करके लिख सकते हैं 13 और 13 एंड क्या आया था 17। तो ये दोनों ले सकते हैं, क्या लिख दिए कि हैंस हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, जो दोनों सब्जेक्ट्स है, अगर उसमें एक को 12 ले तो दूसरा आ जाएगा 18, अगर एक का 13 ले तो एक आ जाएगा 17। तो ये दोनों आंसर इसमें हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग 5वें क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए इस एक्सरसाइज के। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ये 5वां था। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अच्छा, इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर ऐसे फील्ड है मान लेते हैं, तो इसमें एक ये शॉर्टर साइड है, ये लॉन्गर साइड है, ये इसको क्या कहते हैं हिंदी में, लंबी भुजा है, और ये छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा है। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। तो अगर डायगोनल 60 मीटर है, सॉरी ऐसा नहीं कहा गया है, 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अगर शॉर्टर साइड इसमें जो हमेशा मेंशन कर रहे हैं, लेकिन क्या है पता नहीं, अगर हम इसको x मीटर मान लें शॉर्टर साइड को, और द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर, और इससे 60 मीटर अधिक है ये डायगोनल, ये लिख लिए x प्लस 60 मीटर। इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और शॉर्टर साइड से अगर ये लॉन्गर साइड जो है 30 मीटर अधिक हो, तो ये x प्लस 30 मीटर इसको मान लिए, ठीक। और जानते हैं कि ये रेक्टेंगुलर शेप के जो भी फिगर हो तो सबका एंगल क्या हो जाएगा, सब एंगल उसका 90 डिग्री का होता है, यहाँ 90 डिग्री हम शो कर दिए। अच्छा, तो फिर क्या क्या, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो फील्ड के साइड को निकालना है। तो ये जानते हैं अपोजिट इसके साइड तो इक्वल ही होते हैं रेक्टेंगुलर शेप में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड भी मान लेते हैं कि वो x मीटर है। लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी x मीटर, ये x मीटर मान लीजिए शॉर्टर जो साइड है, तो देन इट्स डायगोनल क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डायगोनल इससे 60 मीटर अधिक है तो 60 मीटर इसको अधिक कर दिए, एंड इट्स लॉन्गर साइड इससे 30 मीटर अधिक है शॉर्टर साइड से, तो x प्लस 30 मीटर कर दिए। तो इस तरीके से हम लोगों के पास तीनों आ गया।
अच्छा सॉरी, फिगर को यहाँ ऐसे रखना चाहिए था। ये हो गया x मीटर, ये था x प्लस 60 मीटर और ये था x प्लस 30 मीटर। अगर इसको गौर से देखें तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो जाएगा ये। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस अप्लाई करके हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू यानी कि ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम से ऐसा हम कर सकते हैं कि ये जो डायगोनल है इसका अगर स्क्वायर करें, हम लोग ऐसे पढ़ चुके हैं पाइथागोरस से क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज एस से अगर ये परपेंडिकुलर को बी से, अब बेस को अगर बी से डिनोट करें या रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ उसी तरीके से इसके स्क्वायर इक्वल टू इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर को कर देंगे। यहाँ हो जाएगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ऐसे दिखा देते हैं x प्लस 30 के स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं अगले स्टेप में, इसी को थोड़ा सा तो इसको हटा देते हैं। अगर इसी को ये वाले को अगर फर्दर देखें तो इसका क्या हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर, ये 70 इंटू 70 स्क्वायर करेंगे तो 3600 हो जाएगा, यानी 3600 प्लस 120 एक्स हो जाएगा। एक्सपेंड कर सकते हैं कहीं भी, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर एक्स स्क्वायर, अगर इसको एक्सपेंड करें ए प्लस बी होल स्क्वायर को अप्लाई करके तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर 960x ये हो जाएगा। और फिर अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है कि एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, दोनों तरफ इक्वल है तो फिर वहाँ एक्स स्क्वायर तो बच ही गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, ये टोटल को अगर इधर करके लिखें 900 प्लस 60x, ठीक, और टोटल को इसको LHS साइड के सभी टर्म को RHS साइड ले चलते हैं। टोटल पलट दिया है, इसमें एक एक को लेके नहीं गए हैं वैसे। अच्छा अब बारी बारी से उसको उठा के लाते हैं, प्लस ट्रांसपोज करते हैं 60x और इसको अगर इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। इस तरीके से अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर इसको लिखेंगे, ये और ये लाइक टर्म है तो कितने हो जाएंगे। अच्छा ये पहले एक्स वाले को देख लेते हैं, तो ये लाइक टर्म है तो यहाँ माइनस 60x बचेगा और फिर ये दोनों लाइक टर्म हैं तो इसमें कितना हो जाएगा 2700 हो जाएगा, 900 है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 900 इसमें माइनस कर दिया है, उसके बाद फिर इक्वल टू 0, अब एक भी टर्म इसमें नहीं है, ठीक। अगले स्टेप में क्या करेंगे तो ये देखते हैं कि इसको, यानी कि ये आ गया आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम ये 60x को पूरा करेंगे तो ये रहा एक्स स्क्वायर, और ये 27 को 60 में पूरा करना है। 2700 को अगर 30 इंटू 90, अगर 30 इंटू 90 करके देखें तो 2700 हो रहा है। 2700 कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें क्या कर देते हैं कि ये 90 इसको रहने देते हैं x प्लस 30 और ये 2700 इक्वल टू 0, ऐसा करके देख सकते हैं। और फिर ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों से प्लस माइनस करके तो 60 हो ही रहा है, फिर ये दोनों में कॉमन कुछ लेते हैं तो कॉमन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x माइनस ये हुआ 90, और अगर ये दोनों में देखें 30 अगर कॉमन लें तो ये इस तरीके का आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में x माइनस 90 ये रहा, कॉमन ले लिए ये, तो x प्लस 30 इधर बचेगा, x प्लस 30 इक्वल टू 0। और फिर अगले स्टेप में x माइनस 90 इक्वल टू 0, और एक बार लिख सकते हैं x प्लस 30 इक्वल टू 0। इस तरीके से x का वैल्यू हम लोगों के पास एक 90 यानी एक रूट 90 आया, और दूसरा रूट अगर कहें तो ये माइनस 30 आया। तो क्या हम लोग डायमेंशन निगेटिव नंबर में, किसी भी चीज़ का डायमेंशन या निगेटिव नंबर में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी कि लेंथ ब्रेड्थ या हाइट हो सकता है, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। तो हम इसको लेंगे, ना कि वो माइनस 30 को। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। हम कारण लिख देते हैं, सिंस
द डायमेंशन कांट बी अ निगेटिव नंबर, ये निगेटिव नंबर नहीं हो सकता है डायमेंशन। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ, या शॉर्टर साइड ही लिख देते हैं, शॉर्ट में शॉर्टर साइड क्या हो जाएगा, उसी का लेंथ, यानी ये डायमेंशन है ही, तो x मीटर माने थे तो ये हो जाएगा 90 मीटर। अच्छा, एंड लॉन्गर साइड, हमको डायमेंशन कहा गया था, लॉन्गर साइड इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ में तो x + 30 था, ये मीटर, तो x का वैल्यू तो हम लोग 90 निकाले हैं, फिर ये +30 ये मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से 120 मीटर यानी कि इसका लेंथ आ गया, यानी लॉन्गर साइड का लेंथ, और ये शॉर्टर साइड का लेंथ 90 मीटर। और इस तरीके से डायगोनल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये 90 में अगर 60 को प्लस कर देंगे डायगोनल आ जाएगा, तो वो हमको निकालना नहीं है, सिर्फ डायमेंशन कहा गया था, तो लेंथ और ब्रेड्थ ही उसका डायमेंशन होता है कोई भी रेक्टेंगुलर चीज़ का। अब देखते हैं, ये 6th नंबर क्वेश्चन था। अब 7th नंबर क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स। इसमें 2 नंबर्स की बात की गई है, तो मान लेते हैं कि उसमें फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर वो x है और सेकेंड नंबर वो y है, मान लेते हैं। और इसमें ये भी मान लेते हैं कि x जो है बड़ी संख्या है, यानी ग्रेटर नंबर है x, ठीक। और दोनों के जो स्क्वायर है उसके डिफरेंस कितने हैं, यानी कि बड़ी संख्या का स्क्वायर बड़ी संख्या होगी और छोटी संख्या का स्क्वायर छोटी संख्या होगी, ये दोनों का डिफरेंस दिया गया है 180, यानी कि दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस यहाँ गिवन है 180, सॉरी 180 डिग्री नहीं है 180। अच्छा, नेक्स्ट कहा गया है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, फिर कहा गया है कि ये जो स्मॉलर नंबर ये है y, इसका अगर स्क्वायर करें, ये स्क्वायर अगर इसका करें, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो जो लार्जर नंबर है उसके 8 गुने हैं, यानी कि ये लार्जर नंबर के 8 गुने के बराबर है, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फिर क्या करेंगे, आगे दिया गया है कि फाइंड द 2 नंबर्स, दोनों नंबर्स निकालना है। तो फिर ये वाई स्क्वायर का जो वैल्यू 8x है, तो इसमें हम लोग वैल्यू को यहाँ रख लेंगे और उसके बाद ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा हम लोगों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर हम लोग दोनों नंबर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लेट टू नंबर्स बी x एंड y, और ये भी लिख लेते हैं कि वेयर x इज़ ग्रेटर देन y, ऐसा लिख लेते हैं कि ये कंडीशन है कि मतलब ऐसा यहाँ है कि x यहाँ बड़ी संख्या है y से। अच्छा, फ्रॉम क्वेश्चन ऐसा लिख सकते हैं, या केस फर्स्ट, फ्रॉम क्वेश्चन क्या कहा गया है कि दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस क्या दिया गया है 180, तो ये हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अगेन फ्रॉम क्वेश्चन ऐसा कह सकते हैं, अगेन फ्रॉम क्वेश्चन ये कहा गया है कि छोटी नंबर का जो स्क्वायर है, छोटी नंबर तो y है, यहाँ y का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो बड़ी संख्या के, यानी कि जो ग्रेटर नंबर है उसके 8 गुने के बराबर है, इक्वल टू 8x, ये हो गया सेकेंड। अब सेकेंड में क्या देख रहे हैं कि ये जो वाई स्क्वायर का वैल्यू है, अगर इसको इक्वेशन सेकेंड नहीं माने तो ऐसे कह सकते हैं कि जो ये वाई स्क्वायर का वैल्यू है, अगर किस में इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, नाउ ऐसे लिख सकते हैं कि नाउ ऑन substituting the value of ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x का वैल्यू अगर इसमें हम लोग रख दें तो क्या होगा, देखते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है 8x, तो यहाँ वाई स्क्वायर के बदले हम लोग 8x लिख सकते हैं, और फिर इक्वल टू 180 है इधर, तो यहाँ फिर एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इसको अगर इधर लाए तो माइनस हो जाएगा, और इस तरीके से हम लोगों के पास आ गया, यानी कह सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब उसके बाद फिर यहाँ हम लोग फिर इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और इसको फैक्टराइज करते हैं, तो देखते हैं। तो ये करने के लिए इसको यहाँ इसके कोएफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई करके 180 का अगर करें तो 5 से अगर करें ये हो जाएगा, फिर अगर 3 से करें 12, और फिर 3 से
फिर 2 से, तो ये हो जाएगा। तो क्या हुआ 5 इंटू मतलब 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 2 ये हो रहा है। इसी से हम लोगों को यहाँ 8x कंप्लीट करना है, तो कैसे होगा देखते हैं। नहीं हुआ, इससे भी नहीं हो रहा है, तो हाँ 18 और 10 से हो रहा है। क्या किए, ये हो गया 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18 ये हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 10 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 18x और 10x से, यानी प्लस माइनस करके जो भी होगा यहाँ 8x हो जाएगा। तो यहाँ हम इसी को अगले स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं कि x² माइनस 18x और प्लस 10x अगर करें तो माइनस 8x हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन। फिर आगे देखते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा, ये दोनों में और फिर ये दोनों में x कॉमन लेते हैं। तो x कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो गया, और फिर प्लस उधर अगर 10 ले तो x माइनस ये 18 इधर हो जाएगा। इसके बाद देखें तो ये दोनों पार्ट में x माइनस 18 कॉमन आएगा, और इधर x और ये प्लस 10 हो गया। तो इस तरीके से दोनों फैक्टर यहाँ देख रहे हैं, ये और ये दोनों को इक्वल टू 0 करते हैं बारी बारी से, x प्लस 10 इक्वल टू 0, और इस तरीके से x का वैल्यू 18 आ गया, और इधर देखें तो x का वैल्यू माइनस 10 आ गया। अच्छा, ये दोनों वैल्यू आया, यानी कि ये दोनों रूट्स है इसके। तो इसमें कौन सा वैल्यू लें जो ठीक होगा, तो यहाँ निगेटिव नंबर से पहले चेक करते हैं। तो हम लोगों का ये अगर x ये ले लें, क्योंकि वहाँ सिर्फ नंबर मेंशन किया गया है, ये नहीं कहा गया है कि पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव। अगर इसी को लें तो क्या होगा, अगर x ये लेंगे तो y² निकालने के लिए y² इक्वल टू 8x गिवन है। तो y² अगर करेंगे 8 इंटू अगर ये करेंगे माइनस 10 इसका वैल्यू रखेंगे, तो क्या हो जाएगा कि y² इक्वल टू हो जाएगा माइनस 80। तो क्या ये संभव है, ये y² फिर करेंगे, सॉरी स्क्वायर हटाएंगे तो माइनस 80 पे ऐसे रूट आ जाएगा। तो ये इमेजनरी नंबर हो गया, y का वैल्यू इमेजनरी नंबर आ रहा है, यानी कि हम लोग इसका ये वैल्यू नहीं ले सकते हैं ये माइनस 10, क्योंकि यहाँ अगर ये यही वाला स्टेप देखें तो y² इक्वल टू माइनस 80 आ गया, y² इक्वल टू माइनस 80। तो किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो वो माइनस में नहीं आता है, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर यानी निगेटिव नंबर नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लें, जैसे कि अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 ही आएगा। यानी कि पॉजिटिव का स्क्वायर करें या निगेटिव का स्क्वायर करें, हमेशा ये पॉजिटिव ही होगा। तो इस केस में यहाँ देख रहा है कि ये निगेटिव हो गया, यानी कि y² इक्वल टू माइनस 80 तो निगेटिव, ये संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इसीलिए हम लोग ये x को लेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे y का वैल्यू आता है कि नहीं। अच्छा, हम यहाँ लिखेंगे, इधर इसको इरेज कर लेते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं सिंस फॉर द वैल्यू ऑफ क्या लिखे हैं कि सिंस विद x इक्वल टू माइनस 10, ये इससे हम लोग क्या करते हैं कि इसके साथ वी गेट द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y कोमा प्लेस कर दें एन इमेजिनरी नंबर, यानी इस नंबर के साथ अगर इस वैल्यू, या यहाँ फॉर भी लिख सकते हैं कि फॉर, अगर इस वैल्यू से देखें तो हम लोग क्या करते हैं कि y का एक वैल्यू जो आता है वो एक इमेजिनरी नंबर आता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो संभव नहीं है। हम इमेजिनरी नंबर को ये लेके नहीं चल सकते हैं। देयरफॉर हम ऐसे वर्ड में लिख लें, देयरफॉर क्या हो जाएगा x का वैल्यू यानी 18 हो जाएगा, और इस तरीके से y² इक्वल टू 8x है, तो y² इक्वल टू 8 इंटू 18 ये रख लेंगे। तो इस तरीके से कितना वैल्यू 144, देयरफॉर y अगर निकालें तो 1 अंडर रूट हो जाएगा, ये 144 तो इक्वल टू प्लस माइनस 12 आ गया। तो y का वैल्यू देख रहे हैं प्लस, यानी कि x का ये, और y का वैल्यू प्लस माइनस 12, यानी y का 2 वैल्यू आ रहा है। तो यही दोनों नंबर है, यानी कि एक नंबर है 18, दूसरा नंबर या तो प्लस 12 या तो माइनस 12 हो सकता है। अच्छा, ये इससे तो दोनों नंबर छोटी ही संख्या है, स्मॉलर नंबर है, तो हैंस बोथ द नंबर
सिंस बोथ द नंबर्स आर, एक नंबर हम ले लेंगे 18 एंड दूसरा जो लेंगे या तो यानी -12 और ये +12, यानी ऐसे या तो +12 और ऐसे +12 और इसमें कर सकते हैं -12। तो ये हो गया हम लोगों का फाइनल स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का, यानी ये कौन सा नंबर था, 7 नंबर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, ये 7 नंबर का था। अब 8th नंबर देख लेते हैं। तो ये दोनों नंबर हम लोग निकाल चुके हैं। अब 8th नंबर में देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, 8th नंबर। एट नंबर में है ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर्स पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अच्छा, एक चीज़ इसमें दिया गया है कि 360 किलोमीटर्स ट्रेन को चलने में, मतलब किसी यूनिफॉर्म स्पीड से वो ट्रैवल कर रही है वो एक ट्रेन। तो ये 360 किलोमीटर्स को ट्रैवल करने में जो समय लगा है तो वो लगा ही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर्स आर मोर, अगर मान लें कि ट्रेन का जो स्पीड है, मान लेते हैं, समझ लेते हैं पहले, स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर हो तो 360 किलोमीटर्स को ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा, यानी कि ये डिस्टेंस अपॉन अगर टाइम स्पीड कर दें तो ये टाइम हो जाएगा। तो ये कुछ क्या है, ये टाइम है, ये हम कह सकते हैं ये टाइम हो गया, क्योंकि डिस्टेंस 360 किलोमीटर है। डिस्टेंस अपॉन अगर हम लोग स्पीड करते हैं तो वो टाइम लगता है उस जर्नी को ट्रैवल करने में। तो ये हो गया घंटे में, ये तो बात सही है। लेकिन फिर अगेन कहा गया है अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा होती, तो अभी तो x है, तो अभी ज़्यादा न्यू अगर बात करें, या तो ये पास्ट यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं कि अगर उसकी स्पीड यानी कि ये होती उस ट्रेन की ये स्पीड, तो कहते हैं कि टाइम तो कुछ लगेगा ही 360 किलोमीटर्स को ट्रैवल करने में। तो यहाँ टाइम हो जाएगा इस हिसाब से 360 अपॉन x+5, ये हो गया, ये कुछ आवर। अच्छा, अगर स्पीड ज़्यादा कर दें तो टाइम क्या लगेगा, कम। स्पीड कम, यहाँ स्पीड कम है तो इस केस में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये टाइम ज़्यादा है यानी ये मोर है, और ये टाइम लेस है, उससे कम है, क्योंकि स्पीड यहाँ ज़्यादा है। अच्छा, तो कहते हैं कि इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो कहते हैं कि ये 1 घंटा उससे कम ले, यानी कि ये जो समय इसमें लगेगा इससे 1 घंटा कम लगेगा। तो यानी यही दोनों समय का डिफरेंस है वो 1 आवर। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड निकालें। तो हम इस टाइम में अगर 360 अपॉन x इस टाइम में अगर माइनस कर दें ये न्यू टाइम को, न्यू टाइम कम है ये x+5, तो डिफरेंस हो जाएगा 1। और इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ स्पीड हम लोगों को मानना पड़ेगा यूनिफॉर्म स्पीड ट्रेन का। जर्नी ये 360 किलोमीटर का है, स्पीड हम लोग क्या मानेंगे, स्पीड x किलोमीटर पर आवर, जो मानने का है मान सकते हैं। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो भी ट्रेन है वो मान लेते हैं कि b x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, क्वेश्चन में दिया गया हम टाइम तो दिया, सॉरी उसमें डिस्टेंस तो दिया गया, डिस्टेंस गिवन क्या है डिस्टेंस गिवन 360 किलोमीटर, यही ट्रेवल करना है। तो देयरफॉर टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन यानी कि उस जर्नी को कंप्लीट करने में। तो ये स्पीड हम यहाँ ऐसा लिख देते हैं पहले कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है 360 और स्पीड क्या है x, तो ये घंटे हो गए, ये जो भी हो गए घंटे हो गए। अच्छा, अब यहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे कि अब स्पीड यहाँ फ्रॉम क्वेश्चन हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन हम समझ तो चुके हैं क्वेश्चन को और कैसे फॉर्म करना है। तो ये स्पीड है, अगर इसकी स्पीड यानी x+5 हो तो समय क्या लगेगा, तो 360 अपॉन x+5 लगेगा, ये हो जाएगा नया टाइम। तो ये नया टाइम कहते हैं कि उससे 1 घंटा कम है, जो पहले स्पीड लिया है उससे ये 1 घंटा कम है, उसी जर्नी को कवर करने में 1 घंटा कम समय वो गाड़ी ले रही है। तो फ्रॉम क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इस टाइम में न्यू टाइम को अगर माइनस कर दें, यानी कि ऐसे है 360 x+5, अच्छा तो इक्वल टू क्या करेंगे, ये 1 ऐसे लिख देंगे। और फिर
इसको ये वाला देख पा रहे हैं, ये इक्वेशन हम लोगों का हुआ। तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो इसको लाने के लिए इसको क्या करना होगा, कुछ इसको प्रोसेस करना होगा। तो पहले इसको देखते हैं, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसी को इधर करते हैं। ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, तो x प्लस 5 सॉरी, इसमें हम एक काम करते हैं, 360 को पहले कॉमन ले लेते हैं। 360 को अगर कॉमन ले लें तो ये बचेगा x प्लस 5, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अच्छा, ये वाला अगर इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5, तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक। इसको इरेज कर लेते हैं पहले, फिर इधर एलसीएम वगैरह सब लेके काम करते हैं। ये x प्लस 5 हो जाएगा, ये अगर करें तो ये माइनस एक्स, तो इस तरीके से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा 5 और फिर 5। और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अगले स्टेप में इसको क्या करेंगे कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू, और ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये 1800 हो जाएगा, फिर ये 5x, कुछ इस तरीके का इक्वेशन, ये इक्वेशन फॉर्म हो गया, ये हम लोगों का यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब यहाँ से मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, जो फैक्टराइज करते हैं तो 1800 का अगर करें तो यहाँ 5 को कंप्लीट करना है, हाँ। तो ये क्या हुआ, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 टू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके का हुआ फैक्टराइजेशन। इसको और इसको मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टराइजेशन जो किए। अब इसी से 5 को कंप्लीट करना है, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। 5 कंप्लीट करना है, नहीं हो रहा है, इससे भी नहीं हो रहा है, तो कौन सा नंबर इसमें ले लें जो अच्छा होगा। देखते हैं बुक में आंसर, उसी के हिसाब से हम ले लेंगे जो भी होगा। इसका एक आंसर हो जाएगा, स्पीड ऑफ नेगेटिव 40 किलोमीटर, यानी 40 से हो जाएगा। एक तो 40 लिया है, तो यानी 40 8, ये हो जाएगा 8, 40 ये हो जाएगा, ये तीनों को और इसको अगर मल्टीप्लाई किया और एक 45, हाँ ये इससे हो जाएगा, यानी कि एक हो रहा है 40x और एक 45x, तो इससे हम लोगों का कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, इसके बाद क्या लेते हैं 45x, और उसमें 40x को माइनस कर देंगे, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और फिर ये दोनों टर्म में x को कॉमन ले लेंगे, तो इस तरीके का होगा। इसमें 40 अगर कॉमन ले लेंगे तो यही बचेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इधर। फिर यहाँ देखें तो x प्लस 45 और ये हो जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 0। और इस तरीके से x प्लस 45 एक बार हम लोग 0 पे इक्वल कर देंगे, फिर इधर x माइनस 40 इक्वल टू 0 करेंगे, और इस तरीके से x का वैल्यू इधर 40 आ गया। और इस कंडीशन मतलब इधर अगर देखें तो माइनस 45 आ गया, यानी कि इसके दो रूट निकल गए। एक रूट का वैल्यू है 40 और दूसरे रूट का वैल्यू है 45। तो इसमें कौन सा लें जो यानी कि ठीक होगा। तो ये माइनस 45 किलोमीटर नहीं ले सकते हैं, ये स्पीड नहीं हो सकता। नेगेटिव नंबर कभी भी स्पीड नहीं होता है, स्पीड के लिए पॉजिटिव नंबर हम लोगों को लेना होगा। तो ये 40 ले सकते हैं। तो इसका कारण भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस द स्पीड, या डायरेक्ट लिखता है स्पीड कांट बी इन अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर में कभी भी वो स्पीड नहीं हो सकता है। तो देयरफॉर कह सकते हैं देयरफॉर द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। यही तो हम लोग स्पीड मान के चले थे,
यही पूछा गया था, देख लेते हैं। यही पूछा गया था, क्या था कि इसमें फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, यही स्पीड है ट्रेन की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग 8 को सॉल्व कर चुके हैं। अब देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। तो 9th क्या है, 9th है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 and 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. यहाँ दो यानी कि दो टैप की बात की गई है। एक को मान लेते हैं कि वो लार्जर डायमीटर का है। अगर टैप का अगर इसका होल देखें, जैसे ऐसे टैप अगर हो, जैसे इस तरीके का टैप हो, तो यहाँ तो डायमीटर, यही डायमीटर कोई लार्जर वाला है तो कोई स्मॉलर डायमीटर का है। मान के चलें कि ये एक्स है तो ये कुछ ज़्यादा डायमीटर के होंगे। तो वो अभी नंबर इसमें पढ़ते हैं पहले। 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 and 3/8 hours at the tap of larger diameter। ये जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है, किसी टैंक को फिल करने में कुछ समय ले रहा है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर ये छोटा नल है, ये वाला छोटा नल है, ये वाला नल अगर छोटा है, ये वाला नल, और ये बड़ा नल है, तो इससे कम समय ये लेता है। ये अगर 20 घंटे में अगर इस टैंक को फिल कर रहा है, ये छोटा वाला नल इसको भरने में अगर 20 घंटे का समय लेता है, 20 घंटे का, तो ये 10 घंटे समय उससे कम लेगा। तो ये 10 घंटे में ही इसको फिल कर देगा, ऐसा कहा गया है। तो हम मान लेंगे कि ये एक्स आर ये इसको फिल करने में समय लेता है, ठीक। और ये तब लेगा एक्स माइनस 10 आवर्स, जो भी समय लेगा उससे 10 घंटे कम लेगा। अच्छा, द टैप टू लार्जर टेक्स टू फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। यहाँ टाइम निकालना है कि जिसमें कि प्रत्येक टैप जो है उसको भरने में समय वो लिए हैं। तो क्या स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा हम लोगों को। एक चीज़ पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसको इक्वेशन फॉर्म करेंगे, क्या मानना है नहीं मानना है। जिसका एक लार्जर टैप ले लेते हैं हम, लार्जर टैप ही लिखेंगे यहाँ, लार्जर टैप, एक स्मॉलर टैप यानी लार्जर टैप यानी बड़े डायमीटर वाला, और ये स्मॉलर टैप छोटे डायमीटर वाला। ये टैंक को भरने में x घंटे समय लेता है। तो ये कितना लेंगे, तो x माइनस 10 आवर्स, यानी कि इससे 10 घंटे कम में बड़ा टैप है। तो वो टैंक को भरेगा, अगर छोटे वाले से भरेंगे जितना समय लग रहा है उससे 10 घंटे ये कम लेंगे, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा होगा। इससे पानी का क्वांटिटी, मतलब जितना अमाउंट में ये पानी इसमें गिरेगा इससे इसकी तुलना में ज़्यादा होगा, तो वो जल्दी इसको फिल करेंगे। तो ये ऐसा है। कहते हैं कि अगर दोनों टैप को एक ही साथ अगर चालू स्टार्ट कर दिया जाए, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन कुछ घंटे दिए गए हैं। तो कहते हैं कि दोनों अलग अलग अगर भरेंगे तो कितना समय लेंगे। अच्छा, अब ज़रा सा समझ लेते हैं कि ये स्मॉलर टैप की बात करते हैं। एक्स आर में वो एक टैंक को भरा, एक्स आर्स में 1 टैंक को भरा, तो 1 आवर में कितने टैंक को भरेगा, 1/x। ये पार्ट हो गया, ये टैंक का एक हिस्सा हो गया, पार्ट है कि यानी 1 घंटे में इतना भरेगा, ठीक। अब ये मान लेते हैं। अभी क्या बात की है कि 9 and 3/8 यानी ये इस तरीके का इतने घंटे तक दोनों नल को इसमें चलाए हैं, दोनों तरफ से। सपोज़ कि ये एक नल है छोटा वाला या बड़ा वाला, और ये एक छोटा नल इधर से लगा दिया है, ये छोटा भी नल, दोनों एक ही साथ अगर पानी से अगर इसको भरना स्टार्ट कर दें तो ये कितना समय टोटल लगा इसमें, तो वो दिया गया 9 and 3/8 ऐसा कुछ लगा है टाइम। यानी कि 1 घंटे में इतना भर सकता है ये छोटे नल के द्वारा। तो ये भी नल तो इतने घंटे चला है, तो इतने घंटे में कितना वो होगा, तो इतने घंटे में 1 घंटे में इतना पार्ट, तो इतने घंटे में कितना होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रहा, और इंटू 1/x, तो ये इतना टैंक भरेगा। ये टैंक का इतना हिस्सा, ये पार्ट है, ये टैंक का पार्ट है यानी हिस्सा है, इसी को हम टैंक लिख सकते हैं। ये टैंक, इतने टैंक को वो भर देगा, हिस्सा। तो बड़े लार्जर टैप के केस में क्या होगा कि वो देखते हैं कि अगर इतने घंटे में एक टैंक को भर सकता है, 1 घंटे में इतने टैंक को भरेगा, टैंक का ये हिस्सा, ठीक। तो ये भी तो चला है उतने समय, तो यानी कि इसको भी ऐसे ही लिख देंगे, इतने घंटे में कितने भरेंगे, तो इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग ऐसा
कर सकते हैं हम लोग। तो ये भी टैंक का ही हिस्सा है और ये भी टैंक का ही हिस्सा है, तो दोनों अगर हिस्से को प्लस कर दें तो क्या होगा, एक टैंक होगा। ये टैंक का कुछ हिस्सा है, ये टैंक का कुछ हिस्सा है। सपोज कि ये टैंक का कुछ इतना हिस्सा है, सपोज ये स्मॉलर टैप के द्वारा भरा गया है और ये लार्जर टैप के द्वारा भरा गया है ये, तो दोनों मिला के तो एक ही टैंक हुआ। तो ये दोनों को हम, ये और ये दोनों को प्लस करके दिखा देंगे इक्वल टू 1, आराम से हो जाएगा। तो अब सिर्फ हम लोगों को लिखना रहेगा, समझ चुके हैं क्या हम लोगों को करना है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, अगर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो इस तरीके का हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन से। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, हम लिखते हैं लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप टू fill the tank the x r। ये मान लेते हैं कि माना कि स्मॉलर टैप के द्वारा यानी कि उस टैंक को भरने में लिया गया समय x घंटे है, मान लिए। इसको इरेज कर देते हैं। तो फिर देन टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, यानी कि जो इससे बड़ा टैप है उसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इससे 10 घंटे कम, ऐसा मेंशन किया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है। अच्छा, फ्रॉम क्वेश्चन हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ, क्योंकि सब तो समझ ही चुके हैं क्या था। ऐसे ये लार्जर टैप के द्वारा हम या स्मॉलर टैप के द्वारा ये ऐसे लिख सकते हैं, क्या था, यानी कि x 1/x ये हो जाएगा इंटू ये, और प्लस फिर अगर करेंगे ये इस तरीके का इंटू 1/x - 10। तो दोनों केस में क्या देख रहे हैं कि यहाँ ऐसे अगर प्लस लिखेंगे इक्वल टू 1 लिख देंगे, तो ये दोनों में दिख रहा है ये और ये, तो कॉमन इसको, यानी कि दोनों तो चला है इतने घंटे, जिसको कॉमन ले लिए तो ये 1 घंटे का ये पार्ट भरा स्मॉलर टैप द्वारा, और ये 1 घंटे में लार्जर टैप द्वारा भरा गया हिस्सा है टैंक का। ये दोनों हिस्सा को प्लस कर दिए, 1 घंटे का हुआ, टोटल चला इतने घंटे इक्वल टू किए, तो ये एक टैंक को भरा है, टैंक का ये हिस्सा दिखा रहा है। हम ऐसे ही इसको बनाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, और फिर इधर अगर इसको देखें तो इसका एलसीएम ऐसे दोनों प्रोडक्ट में ले लिए। अब ये हो जाएगा x - 10 और प्लस यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 1। अगले स्टेप में देखते हैं क्या करते हैं। तो ये वाला फ्रैक्शन अगर उधर अगर ले जाएं, ट्रांसपोज कर दें, तो क्या होगा, यहाँ देखते हैं x 2x हो जाएगा, और ये ये रहा -10 होल अपॉन x² - 10x, और ये वाला अगर इधर ले जाएं तो 8 × 75 हो जाएगा। अच्छा, आगे अगर देखें तो क्या हो जाएगा, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8x² - 80x, और ये हो जाएगा 150x - 750। अब फिर अगले स्टेप में 8x² इक्वल टू -80x, और इसको अगर इधर लाएं तो -150x हो जाएगा, और इस तरीके से माइनस इसको भी अगर इधर लाएं, इधर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये +750 आ जाएगा इक्वल टू 0। शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हो जाएगा 8x²। ये दोनों को अगर प्रोसेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 230x और +750 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन हम लोगों का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये आ गया। अब क्या करेंगे, तो इसका अब हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। इसमें क्या कहा गया था, फाइंड द टाइम इन विच स्टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। इसमें कुछ कॉमन आने वाला होगा शायद, देख लेते हैं। क्या कॉमन ले लें इसमें, 2 से भी हो जाएगा, 4 से देखते चेक कर लेते हैं। तो 2 से ही सिर्फ आने वाला है एक बार। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ क्या ले लेंगे, 2 कॉमन, कौन सा नंबर था,
ये 9 नंबर है। हाँ, अब इसमें अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 4x² 1 15x और प्लस क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। अच्छा, अगर ये इसी को लिखें 4x² तो ये हो जाएगा और प्लस इस तरीके का हो जाएगा। फिर हम लोगों को ये पूरा करने के लिए इसको 115 है 115, तो पहले ये 4 है और इंटू 375 है, तो इसको पहले हम लोगों को फैक्टराइज करना होगा। ये 2 इंटू 2 और इसको अगर करें देख लेते हैं कितना होता है। तो ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। अब 115 यानी कि 115 एक्स पूरा करना है, तो क्या क्या एक्स डाल दें। हो रहा है 100x और 15x से हो जाएगा, देख सकते हैं। 2 2 या 4 4 इंटू 5 किए 20 या 20 इंटू 5 किए तो 100 हो गया, और इधर ये हो गया 15। तो इससे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दें 100x और माइनस 15x अगर लिख दें कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से हम लोगों का ये, अगर इसमें कॉमन लें तो 4x अगर ले लें तो ये हो जाएगा इस तरीके का ये। और फिर अगर इधर अगर 15 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 25 ही हो जाएगा। अच्छा, इक्वल टू 0, और फिर x माइनस 25 इंटू 4x माइनस 15 हो जाएगा इक्वल टू 0। और इस तरीके से अगर देखें तो इस तरीके से देखें तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0 एक बार में, और दूसरी बार 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 25, ये हो गया एक इसका रूट। दूसरा अगर देखें तो ये 4x इक्वल टू 15 लिखेंगे, और देयरफॉर x अगर देखेंगे तो 15/4। तो अगर इसका पॉइंट में निकाल लें क्या, ये अच्छा 3 पॉइंट, अगर इसको 15 को यानी 4 टुकड़ा कर दें तो इतना हो जाएगा, देख लेते हैं। ये हो गया। अच्छा, अगर गौर से इसको अगर देखा जाए, अगर ये और इसको अगर देखा जाए तो ये कौन सा लेना उचित होगा, ये वाला या ये वाला। तो पहले सबसे पहले स्मॉलर टैप के द्वारा जो समय लिया गया था वही x माने थे, तो x अगर हम इसको ले लें तो ये कितने घंटे हो जाएगा, यानी इतने घंटे, यानी कि 3.25 घंटे इसी को कहते हैं, तो ये 3.25 घंटे हो जाएगा। ठीक। और अगर इसको देखा, अच्छा ये तो लार्जर, ये स्मॉलर का इसका माने थे स्मॉलर के द्वारा, तो इससे 10 घंटे वो कम समय लेंगे जो लार्जर टैप है। तो ये समय है, तो इसमें अगर 10 घंटे माइनस करेंगे तो वो तो माइनस में निकल जाएगा। अगर यानी कि इसी में अगर 10 घंटे कम ले रहे हैं तो 10 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये स्मॉलर टैप के द्वारा ये 25 आवर्स ले रहे हैं तो इससे 10 घंटे कम लार्जर टैप ले रहे हैं तो वो 15 आवर्स हो जाएगा। इसमें 10 माइनस हो सकता है, उसमें नहीं हो सकता है, तो ये वाला हम लोगों को अवॉइड करना होगा। तो हम लेते हैं उसको, नेगलेक्ट करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं कि सिंस फॉर x इक्वल टू क्या, यानी 3.75 वी गेट द वैल्यू ऑफ x माइनस 10। इसका जो वैल्यू अ निगेटिव नंबर, which is not possible for the time, ये टाइम के लिए पॉसिबल नहीं होगा फॉर द टाइम। तो देयरफॉर कर सकते हैं कि देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक क्या हो जाएगा, इक्वल टू x आवर्स था, तो x तो ये 25 आवर्स हो गया। अच्छा, और एंड बाय लार्जर टैप अगर कहें
इक्वल टू एक्स माइनस 10 हो जाएगा, जो भी था घंटे। तो ये 25 आवर्स में 10 अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो यानी ये हो जाएगा 15 आवर्स। ये हो गया हम लोगों का, यानी कि जो स्मॉलर टैप है उसके द्वारा यानी कि उस टैंक को फिल करने में अगर सेपरेटली करें, अकेले करें, तो वो 25 आवर्स लेंगे, और ये लार्जर टैप के द्वारा यानी 15 आवर्स का टाइम लेंगे। तो ये हो गया। इस तरीके से हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए इस एक्सरसाइज का 4.3 का। अब देखते हैं इसके 10th नंबर क्वेश्चन को। आई थिंक ये लास्ट होगा, नहीं इसमें 11 क्वेश्चन है। तो ये 10th क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर्स लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम टेकन स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains। यहाँ क्या कहा गया है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। तो एक्सप्रेस ट्रेन ज़्यादा स्पीड चलती है और पैसेंजर ट्रेन कम स्पीड चलती है। हाँ, तो एक्सप्रेस ट्रेन 132 किलोमीटर्स एक दो जगह के बीच का यहाँ डिस्टेंस दिखाया गया है कि एक दो प्लेस है, क्या है, बिटवीन मैसूर, एक है मैसूर और एक है बेंगलोर। ये है 132 किलोमीटर इसके बीच का डिस्टेंस। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कहा क्या गया है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर्स लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल। अच्छा, 132 किलोमीटर्स ये दूरी है एक्सप्रेस ट्रेन जो समय लेती है, और ये ट्रेन जो इसको ट्रेवल करने में समय लेती है। तो एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटे का कम समय लेती है, तो बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। और ऐसा कंसिडर करना है कि विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन, और बीच में जितने भी स्टेशन अगर वो रुक रहे हैं या रुक रही है वो गाड़ियाँ, तो वो कंसिडरेशन नहीं करना है, यानी उसके बारे में विचार नहीं करना है कि वो समय ले रहे हैं। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर्स मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। अगर यहाँ एवरेज स्पीड दिया गया है एक्सप्रेस ट्रेन का 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, अगर हम पैसेंजर ट्रेन का अगर x मान लिए तो इसकी स्पीड को क्या यानी x किलोमीटर पर आवर मान लें, तो इसका ये x + 11 किलोमीटर हो जाएगा। ये भी मेंशन किया गया है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ हम अभी जानते हैं कि डिस्टेंस में अगर स्पीड से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है, वो टाइम हो जाता है। तो ये पैसेंजर ट्रेन के द्वारा जो टाइम लिया जाएगा, ये टाइम क्या हो जाएगा, तो 132 अपॉन x करेंगे तो ये टाइम हो गया, जो भी हो गया घंटे में। एक्सप्रेस ट्रेन की अगर बात करें तो एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगा, इसके द्वारा टाइम लिया गया 132 में, अगर इसके स्पीड से अगर भाग दे दें तो ये टाइम हो गया। तो ये दोनों टाइम है, ये पैसेंजर ट्रेन और ये किसके द्वारा टाइम लिया गया है, एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा। तो ये कहते हैं कि 1 घंटे का डिफरेंस है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर्स लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। तो ये 1 घंटे कम है, ये टाइम से ये टाइम 1 घंटे कम है। तो इसी टाइम में यानी कि ये 132x अपॉन एक्स माइनस कर देंगे 132 अपॉन x + 11, और यही दोनों का डिफरेंस हम 1 दिखा देंगे, तो फिर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो फिर दोनों ट्रेन का फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, तो दोनों ट्रेन्स के एवरेज स्पीड को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यही करना है, हम पहले समझ चुके हैं क्या है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस दिया गया है 130 किलोमीटर। यहाँ दो ट्रेन है, एक्सप्रेस और पैसेंजर के एवरेज स्पीड जो भी है उससे 11 किलोमीटर यानी 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड, इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो इसका अगर x हम लोग माने हैं तो इसका x + 11 कर दिए किलोमीटर पर आवर स्पीड। और उसके बाद फिर कहते हैं एक्सप्रेस ट्रेन इसी दूरी को ट्रैवल करने में इससे 1 घंटे का कम समय लेती है। तो फिर ये दोनों का टाइम निकाल देंगे और टाइम को फिर माइनस करके 1 शो यानी कि दिखा देंगे, शो कर देंगे। उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके उसके सॉल्यूशन को निकाल के दिखा देंगे कि वो दोनों के एवरेज स्पीड क्या है। तो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ कौन सी ट्रेन, पहले पैसेंजर ट्रेन का मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो इसी के अकॉर्डिंग देन एवरेज स्पीड ऑफ क्या है, कौन सा ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन। एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, यहाँ स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन यहाँ लिख देना चाहिए द
या एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें x प्लस 11 करना होगा। ये है 11 किलोमीटर, उसका ज़्यादा था। अच्छा, तो जो भी डिस्टेंस वहाँ गिवन है तो टाइम टेकन बाय क्या है वो, पैसेंजर ट्रेन। टू ट्रेवल 130 किलोमीटर्स, जो भी है वो कितना समय लगेगा, ये x इतना आवर्स। अच्छा, एंड टाइम टेकन बाय ये एक्सप्रेस ट्रेन जो लगेगा टू ट्रेवल 132 किलोमीटर्स, इसमें भी शो कर देते हैं। तो ये कुछ घंटे हो गया इसके द्वारा। अब फ्रॉम क्वेश्चन यही टाइम का डिफरेंस यहाँ आराम से लिख सकते हैं कि फ्रॉम क्वेश्चन ये कहा गया है कि यही दोनों जो टाइम लगा तो इसका 1 घंटे उससे कम है, यानी पैसेंजर ट्रेन से। तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम क्या था, वो तो ज़्यादा लेंगे ही लेंगे एक्सप्रेस से। तो ये x प्लस इक्वल टू ये 1। तो ये हो गया हम लोगों के वो क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी से हम लोग फॉर्म कर लेंगे। तो इसको इरेज करते हैं पहले। ये जो माने हैं शायद समझ चुके हैं आप लोग। सॉरी। हाँ, तो इसमें क्या करते हैं कि यहाँ अगले स्टेप में इसको 132 अगर कॉमन ले लेंगे तो कुछ इस तरीके का होगा, और फिर ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ अगर देखें तो इसका अगर प्रोसेस करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको उस तरफ अगर कर लें तो देख सकते हैं क्या क्या हम कर रहे हैं। x प्लस 11 यहाँ हो जाएगा, और ये माइनस x हो जाएगा। अगले स्टेप में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 11 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x, और इस तरीके से ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 11x इक्वल टू ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो गया। ठीक है, ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को हम लोगों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टराइजेशन करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो करते हैं हम। तो ऐसा हो गया। तो अगले स्टेप में अगर इसी को लिखें तो हमको 11x अगर कंप्लीट करना है तो कैसे कर सकते हैं, थर्टी थ्री और 44 x से कंप्लीट हो रहा है। तो ये एक्स स्क्वायर हम लिख देते हैं यहाँ प्लस 44 x में 33x को माइनस अगर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस तरीके का इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, बन जाएगा। फिर ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन लेते हैं तो ये कॉमन x आ जाएगा, ये 44, और इसमें अगर 33 कॉमन लें तो x प्लस ये हो जाएगा 44, और इस तरीके से x प्लस 44 और ये x माइनस 33 इक्वल टू 0, और यहाँ x प्लस 44 इक्वल टू 0, और ये हो गया हम लोगों का x माइनस 33 इक्वल टू 0। और इस तरीके से x का वैल्यू माइनस 44, x स्पीड है, सॉरी टाइम था, नहीं स्पीड है। तो स्पीड यहाँ ये माइनस में नहीं हो सकता, नेगेटिव नंबर। तो यहाँ अगर देखते हैं तो इधर हम लोगों का पॉजिटिव नंबर आ रहा है x का, तो ये ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं। हम कारण भी दे देंगे लिख के कि एवरेज स्पीड जो है किसका, यानी पैसेंजर ट्रेन का, यहाँ लिख लेते हैं कि सिंस स्पीड कांट बी इन अ निगेटिव नंबर, ये निगेटिव नंबर में नहीं हो सकता। तो देयरफॉर कह सकते हैं कि देयरफॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर है।
हम लोग मान के चले हैं तो वो हो जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर। और एंड एवरेज स्पीड ऑफ इसका क्या कहते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन, एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू एक्स प्लस 11 किलोमीटर है पर आवर। तो x प्लस 11 यानी कि 33 प्लस उसमें 11 कर देंगे तो ये 44 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये हो जाएगा स्पीड, यानी कि ये पैसेंजर ट्रेन का स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर है और यानी एक्सप्रेस ट्रेन का 44, यानी इससे 11 किलोमीटर यानी ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन यानी 10th नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, यानी 4.3 का लास्ट। तो ये 11th नंबर क्वेश्चन है। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर है, यहाँ दिया गया है एक स्क्वायर ये मान लेते हैं, एक स्क्वायर ये मान लेते हैं। टू स्क्वायर सम ऑफ द एरियाज, अच्छा इसके एरियाज़ की बात कर रहे हैं तो पहले इसके साइड्स को मानना पड़ेगा। अगर इसके साइड्स को x मान लिया जाए और इसके साइड को y मान लिया जाए तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो साइड स्क्वायर होता है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, यानी स्क्वायर है ये स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर ही है। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, उसके साइड को स्क्वायर कर देते हैं और इस केस में इसका एरिया देखें तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, कहते हैं सम ऑफ द एरियाज़ ऑफ टू स्क्वायर इज़ 468, यानी कि दोनों के एरियाज़ का सम यहाँ दिया गया है 468। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। फिर दिया गया इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज़ 24 मीटर। अच्छा, दोनों के पेरीमीटर का भी डिफरेंस दिया गया है, यानी कि इसका अगर पेरीमीटर निकालें, पेरीमीटर इसका अगर निकालें तो 4 इंटू साइड होता है तो 4x हो जाएगा, जो भी यूनिट हो। इसमें यूनिट शायद मेंशन किया गया है तो मीटर है तो यहाँ मीटर हो जाएगा, यहाँ मीटर स्क्वायर जो भी है वो तो बाद में देख लेते हैं। और इस केस में अगर देखें तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू ये हो जाएगा 4 इंटू साइड कर दिए हैं और ये दोनों का डिफरेंस भी दिया गया है 24, यानी कि 4x माइनस 4y अगर करें तो 24। लेकिन जब हम लोग मान के चलेंगे तो ये स्क्वायर के साइड को ही ये दिखाना होगा कि ये x यहाँ क्या है, यानी कि ये नंबर इससे यानी ग्रेटर नंबर है, यानी कि बड़ी संख्या है ये x, ये हम लोगों को बताना पड़ेगा यहाँ। इसीलिए तब इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर का डिफरेंस दिखाएंगे। अदरवाइज़ ये अगर x अगर छोटी हो जाएगी तो ये दोनों का डिफरेंस फिर दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हम लोग दिखा देंगे पेरीमीटर का। और फिर x माइनस वाई, इसमें 4 कॉमन ले लेंगे तो इस तरीके का होगा। x का वैल्यू देखेंगे तो 6 प्लस वाई हो जाएगा। ये x का जो वैल्यू आएगा तो फिर इसमें हम लोग यानी कि पुट कर देंगे यहाँ और फिर y का वैल्यू आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। पहले मान लेते हैं दोनों का let the sides of both the squares be x and y। मान लेते हैं कि ये हो जाएगा और इसमें कारण ये लिख देते हैं कि वेयर x, ये x मीटर में ले लेते हैं क्योंकि वहाँ मीटर में इसका फिर डिफरेंस दिया गया है, x मीटर एंड y मीटर मान लेते हैं ये। लेट द साइड्स ऑफ बोथ द स्क्वायर्स बी x मीटर एंड y मीटर वेयर x इज ग्रेटर देन y। ये हो गया। अच्छा, देन एरियाज ऑफ बोथ द स्क्वायर्स क्या हो जाएगा, एरियाज हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ये हो गया दोनों का। एंड पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द स्क्वायर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x एंड 4y। ये हो जाएगा। ये इतना मेंशन कर दिया इसमें। अब इजीली हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी कहा जाएगा फ्रॉम क्वेश्चन ये कहेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन क्या कहेंगे कि ये दोनों के एरिया का जो डिफरेंस है वो दिया गया है, गिवन है हम लोगों के पास। क्या है कि दोनों का एरिया का डिफरेंस यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो ये 468 दिया गया है। ये हो गया, मीटर स्क्वायर में दिया गया था इसीलिए हम वहाँ मीटर यूनिट लिए हैं। अच्छा, इस तरीके से अगर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू
या माइनस इसको यहाँ रख सकते हैं 4 6 8 इक्वल टू 0 कर देते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अच्छा, अगेन फ्रॉम क्वेश्चन हम कह सकते हैं, अगेन फ्रॉम क्वेश्चन क्या कहेंगे कि दोनों का पेरीमीटर का डिफरेंस 24 गिवन है, शायद ये मीटर में है, ठीक, ये लिख दिया। फिर इसमें 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस, सॉरी यहाँ y ही लिखना था। अच्छा, यहाँ हम y इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, ये इससे अगर कैंसिल करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। इस तरीके से अगर गौर से देखें तो इसमें y का वैल्यू ही निकाल लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो ये x, अब सॉरी ये अगर देखें तो x माइनस 6 इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, यानी कि देयरफॉर y अगर देखें तो x माइनस 6 हो गया, ये y का वैल्यू आया। अब इसी y का वैल्यू अब क्या करेंगे, इसमें अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या होगा, तो उसमें एक यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे। अब y का जो वैल्यू x माइनस 6 है यहाँ इसमें रखते हैं। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू x माइनस 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में उसका हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो कहाँ है ये इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ देख पा रहे हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 6 8 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू x माइनस 6 है, तो यहाँ y का वैल्यू हम लोगों को x माइनस 6 लेना पड़ेगा, और ये रहा इतना। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ क्या करना होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो फिर इसको हम लोगों को एक्सपेंड करना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, ये ऐसे कर दिए, ये रहने दिए। इस तरीके से अगर देखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस 36 और ये हो जाएगा 12x, और ये रहा जो भी है इधर नंबर रख लिया। तो ये दोनों इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हम लोगों के पास 12x बचा। तो ये 12x अगर इक्वल टू कर दें तो ये क्या हो जाएगा, दोनों अगर उस तरफ ले चलें तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। और फिर आगे अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 12x इक्वल टू, यहाँ तो माइनस ही था, कहीं सम तो नहीं दिया गया था, देख लेते हैं पहले। सम दिया गया था, सॉरी, यहाँ हम कुछ सम, यहाँ सम दिया गया था, इक्वेशन फर्स्ट में ये सम था, तो हम लोगों का यहाँ प्लस हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा, ये प्लस हो जाएगा, हम शायद अच्छा ये आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा, उसमें प्लस हम लोगों को दिखाना था यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वहाँ मिस्टेकली हो सकता है कि यहाँ हम माइनस दिखा दिए हों, तो ये गलती से हम कर दिए होंगे उधर। यहाँ सम दिखाया गया था कि वो जो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग फॉर्म किए थे, दोनों का एरिया जो था वो एरिया यानी कि दोनों स्क्वायर के एरिया का सम इतना दिया गया था, तो इससे इक्वेशन फर्स्ट ये हम लोगों का बना था। तो इस तरीके से अगर देखें तो कुछ गड़बड़ी ज़्यादा तो नहीं हुई है। यहाँ से जो वैल्यू रखे हैं सिर्फ यहाँ प्लस हम लोगों को रखना है, तो एक्स स्क्वायर और वाई का वैल्यू जो एक्स माइनस 6 आया है, एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर यहाँ ये रखना होगा। फिर इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर ये देखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो कोई साइन का कुछ है नहीं, प्लस 36 और माइनस 12x, और ये हो रहा इस तरीके का। फिर यहाँ देखें तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, लाइक टर्म है, फिर ये तो 12x रहेगा ही, और ये दोनों का अगर प्रोसेस करके देखें लाइक टर्म है, कांस्टेंट है, इसमें 36 को अगर माइनस कर दें तो ये 432 बचने वाला है इस तरीके का। फिर इसमें अगर 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा इस तरीके का। ये हो गया हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि हमको रियलाइज़ कैसे हुआ कि हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ जब हम लोग कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं हो रहा था, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा था, तब हमको रियलाइज़ हो गया कि वहाँ कहीं गलती कर रहे हैं। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हो तो समझ लेना चाहिए कि अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहीं कैंसिल हो रहा है तो इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। अच्छा, अब यहाँ क्या करेंगे, इसको फिर से रिपीट करना चाहेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग पहले कर लेते हैं, हम ये रहा, इसी से 6 कंप्लीट करना है, तो कैसे होगा,
18 और 12 से हो रहा है, 18 और 12 से हो रहा है, तो हम यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर 18x में 12x को अगर प्लस कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। फिर ये दोनों में अगर कॉमन लें तो x कॉमन लेना पड़ेगा, और ये दोनों में अगर कॉमन लें तो 12 कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ माइनस ही रहने वाला है और ये 18 हो जाएगा इस तरीके से। टोटल में अगर देखें तो x माइनस 18 और इंटू एक्स प्लस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0, और ये x माइनस 18 इक्वल टू एक बार 0 लिखेंगे और इधर x प्लस 12 इक्वल टू 0 लिखेंगे। और इस तरीके से x का वैल्यू ये 18 आ गया, एक रूट इधर और एक रूट इधर आ गया, x इक्वल टू माइनस 12। अगर दोनों को गौर से देखें तो ये हम लोग क्या माने थे, यानी कि साइड माने हैं। x का जो भी वैल्यू था तो साइड था, लेंथ ऑफ साइड्स। तो ये लेंथ ऑफ साइड कभी नहीं हो सकता है नेगेटिव नंबर, जब भी डायमेंशन होता है तो वो पॉजिटिव नंबर में होता है। तो इसलिए हम लोगों को ये लेना पड़ेगा, ये वाले। ये लेंगे तो y का वैल्यू भी निकल जाएगा हम लोगों के पास, यानी कि ये तो एक स्क्वायर का साइड था तो दूसरे का तो y है, तो y का वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल के रखे। अच्छा, y का वैल्यू क्या था, हम लोग क्या लिए थे, y का वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, यानी कि 4x में हम लोग 4y को माइनस किए थे 24 आया था। अगर ये हो जाएगा, सॉरी हम थोड़ा सा भूल गए हैं, 6 और x y का वैल्यू लिए थे तो x माइनस 6 इक्वल टू y हुआ था। अच्छा, ये x का वैल्यू ये लेना पड़ेगा 18, तो y का वैल्यू हम लोगों के पास हो जाएगा x माइनस 6, यह भी हम लोग निकाल के रखे थे। अच्छा, हम कारण देंगे कि सिंस लेंथ इज नॉट पॉसिबल इन अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर में कि सिंस लेंथ इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं पॉसिबल होता है नेगेटिव नंबर में। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये लिख सकते हैं कि जो भी इसका यानी कि स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड क्या माने थे, देयरफॉर द साइड ऑफ द स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर लिख लेते हैं इसमें, द साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू x मीटर माने थे, तो x का हम लोग 18 मीटर ले लिए। ये हो गया, ये हो गया हम लोगों का आंसर ये। अच्छा, एंड द साइड ऑफ द सेकेंड स्क्वायर, अगर देखें जो भी सेकेंड स्क्वायर था वो y था उसका साइड, तो वो y मीटर था, तो y का क्या वैल्यू है, x माइनस 6 मीटर। तो इस हिसाब से देखें तो x का तो वैल्यू हम लोग 18 लिए हैं, 18 में अगर 6 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 12 मीटर। इस तरीके से ये हो गया। तो दोनों स्क्वायर यानी एक स्क्वायर का एक साइड कितने साइड का क्या है लेंथ, यानी कि 18 मीटर, और दूसरे स्क्वायर के साइड का लेंथ क्या है, यानी कि 12 मीटर। और इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज के 4.3 के। तो और इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ, यानी 4.4 एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।